नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे 15 और 16 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट हैं उनके बारे में। विद्यार्थियों, कल हम किसी कारणवश क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो सॉरी। देखिएगा, हाल ही में मुजफ्फरनगर में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य बनाया गया। तो केंद्र के द्वारा वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य पहली बार कहां पर बनाया गया विद्यार्थियों? तो उत्तर प्रदेश के जो मुजफ्फरनगर है वहां पर बनाया गया है। अब देखो, इसे मुजफ्फरनगर के भी अगर गांव की बात करें तो कौन से गांव में बनाया गया है? तो इसको तुगलकपुर कम्हेरा गांव में इसको बनाया गया है। इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय गोकुल मिशन यानी कि आरजीएम से मिले 64 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ ही बनाया जा रहा है। और आरजीएम मत्स्य पालन पशुपालन और मंत्रालय के द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। मतलब आरजीएम क्या है कि इस मंत्रालय के द्वारा संचालित एक प्रायोजित योजना है, ध्यान रखना। पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। 2019 की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार अगर बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो 11.84 लाख आवारा मवेशी हैं, उनके लिए इसको खोला गया है। मेन उद्देश्य ये है। अगर हम बात करें कि भारत का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ खोला गया था, तो मध्य प्रदेश में खोला गया था और जिसका नाम था क्या रखा गया था विद्यार्थियों? कामधेनु गौर अभ्यारण्य रखा गया था। और कहां पर? मध्य प्रदेश के तो शाजापुर जिले के ग्राम सालरिया या सुसनेर तहसील में उसको खोला गया था 24 दिसंबर 2012 को। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में कहां पर खोला गया है? तो मुजफ्फरनगर में खोला गया है। इस फैक्ट को आप थोड़ा ध्यान रखना। अगला देखिए, अभी हाल ही में सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। कब से कब तक चल रहा है? देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 शुरू हो चुका है। ये देखिए 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक चला। में विशेष ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं इनको देखिए। इस बार की थीम क्या है? सबसे पहले तो हम इसकी थीम जानते हैं, क्योंकि जब भी कोई सप्ताह होता है या कोई डे मनाया जाता है तो उसकी थीम पूछ ली जाती है। तो इसकी थीम है विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा नायक बने, यानी कि बिकम ए रोड सेफ्टी हीरो। ये इस बार की थीम है, याद रखना। वर्तमान में सड़क मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है आपसे पूछा जाए तो 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। कुछ सप्ताह है इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, इनको रिकॉल कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाया जाता सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 20 से लेकर 24 अगस्त तक को। और अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 18 से लेकर 24 सितंबर तक। वैसे तो इसको सितंबर महीने के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाला जो पूरा सप्ताह होता है तब मनाया जाता है। वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 15 से लेकर 21 मई को। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से लेकर 30 अप्रैल को। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया गया। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक मनाया गया। और सुशासन सप्ताह 20 से लेकर 25 दिसंबर तक मनाया गया। तो ये कुछ सप्ताह है, इंपोर्टेंट थे इसलिए चर्चा में रहे थे, इसलिए इनको लिए हमने। अगला है कि हाल ही में प्रभा अत्रे जी का निधन हो गया। प्रभा अत्रे जी देखो आपको इमेज में दिखाई दे रही है, इनका संबंध संगीत से था, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति है विद्यार्थियों। तो ये भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी और इनका जो संबंध है वो किराने घराने से है। कौन से है? किराने घराने से है, ध्यान रखना। 13 जनवरी 2024 को पुणे में इनका निधन हुआ था, 92 ईयर्स की थी। और वैसे ये पुणे की रहने वाली है, पुणे महाराष्ट्र में है। इन्हें 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं इनको 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो कौन कौन से इनको पुरस्कार मिल चुके हैं, वहां से भी प्रश्न बन सकता है। और ये चर्चित व्यक्ति इसलिए है क्योंकि इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए। अब देखो हाल ही में किन किन का निधन हुआ जो चर्चा में रहे हैं। जैसे पावर पॉइंट बनाने वाले जो सॉफ्टवेयर डेवलपर थे डेनिस ऑस्टिन, उनका जब निधन हुआ तब भी चर्चा में हमने बात की थी। प्रकार एडोब के जो संस्थापक थे जॉन वॉर्नेक, उनका भी निधन हो गया था। और लियोन बैटरी के आविष्कारक जॉन बी गुडियफ, इनका भी निधन हो गया था। इंटेल के सह संस्थापक गार्डर मूर, इनका भी निधन हुआ, उस समय चर्चा में हमने बात की। डोली भेड़ के जो कलोन निर्माता थे इयान विलमुट, उनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ था। बिंदेश्वर पाठक, ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। और इसी प्रकार एम एस स्वामीनाथन का भी निधन हुआ, जिनको भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन का जो फादर कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। आपसे मेरा एक सवाल है कि विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति है उसके जनक किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताओ विद्यार्थियों। अगला है, हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा युवा निधि योजना शुरू की गई। कौन सी?
युवा निधि योजना शुरू की है विद्यार्थियों के, कौन सी गवर्नमेंट ने की है इसको? तो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। 12 जनवरी को कर्नाटक के जो सीएम है उनका नाम सिद्धारामैया है, उन्होंने कांग्रेस की 5वीं गारंटी के तहत युवा निधि योजना शुरू की। इस योजना के तहत ग्रेजुएशन कर चुके स्टूडेंट्स को 3,000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? तो जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको तो 3,000 मिलेगा प्रत्येक महीना, और जो डिप्लोमा जिनके पास है उनको 1,500 रुपए मिलेगा प्रत्येक महीना बेरोजगारी भत्ता जिसको कहते हैं। बेरोजगारी भत्ता सिर्फ 2 साल के लिए दिया जाएगा और इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार 4 गारंटी की शुरुआत पहले ही कर चुकी है और उसमें से अब ये एक और कर दी विद्यार्थियों। किसकी कर दी? युवा निधि योजना की। और इसमें सरकारी बसों में कर्नाटक की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा कराने वाले शक्ति बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल देने वाले अन्न भाग्य, इसी प्रकार 200 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने वाले गृह ज्योति योजना, और एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए देने वाली जो गृह लक्ष्मी योजना है वो शामिल है। तो देखो कौन कौन सी इनको बात करें कर्नाटक ने कौन कौन सी योजना चला रखी है। एक तो गृह लक्ष्मी याद रखना, एक गृह ज्योति याद रखना आप, और एक अन्न भाग्य, और एक है विद्यार्थियों शक्ति बीपीएल। कौन सी? शक्ति। ये वाली 4 योजनाएं ये हैं और 5वीं योजना युवा निधि है। तो 5 योजनाओं का नाम याद रखना, कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाई गई है। और कर्नाटक में बात करें तो गवर्नमेंट किसकी? वहां पर कांग्रेस की है, ध्यान रखना। इसी प्रकार कुछ और पहली बार हुए, जैसे मिशन महिला सारथी यूपी के द्वारा चालू किया गया। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र के द्वारा, और कर्षक उपहार योजना यूपी के द्वारा चलाई गई। मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट डेज शुरू किया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार पुलिस के द्वारा किया गया था। इसमें कहा गया था कि 75 दिन के भीतर भीतर आपको अनुसंधान करना है, इस योजना थी वो। और उन्नत आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा चालू की गई। और अभी हाल ही में बंगाल सरकार ने SC ST छात्रों के लिए योग्य श्री योजना, कौन सी योजना? योग्य श्री योजना शुरू की गई, उस समय भी चर्चा में रहा बंगाल। इसके अलावा ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाई गई, ठीक है। और मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा, पृथ्वी विज्ञान योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा चलाई गई। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो योजना है उसको लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो बना वो कौन सा बना? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर खुद केंद्र शासित प्रदेश कब बना? ये अगर आपको डेट याद है तो कमेंट करके बताना। अगला है विद्यार्थियों, हाल ही में विलियम लाई या लाई चिंग को ताइवान का नया राष्ट्रपति बनाया गया। तो कौन बन गए विद्यार्थियों? ये विलियम लाई अभी ताइवान के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये विद्यार्थियों देखिए चाइना को बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं हमें एक प्रकार से, क्योंकि चाइना क्या इस ताइवान को अपना पार्ट मानता है, लेकिन ताइवान कहता है हम इस चाइना का हिस्सा नहीं है। तो देखिए ये जो ताइवान दिख रहा है आपको, ये वाला ये बड़ा पार्ट दिख रहा है हिंद महासागर में है। इस ताइवान की जो राजधानी है वो क्या है? ताइपे। क्या है? ताइपे है। देखो ये लिखा हुआ ताइवान के जो राष्ट्रपति है वो विलियम लाई बन गए हैं, और यहाँ की मुद्रा होती है डॉलर। क्या होती है? डॉलर होती है विद्यार्थियों। आगे देखिए, हाल ही में जया जेटली ने इंस्पिरेशन ऑफ ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो इंस्पिरेशन ऑफ ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक की जो रचयिता है, लेखक है, वो कौन है? जया जेटली जी है। कौन है? जया जेटली जी है विद्यार्थियों, इन्होंने लिखी पुस्तक। इसके अलावा हाल ही में 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। देखो विद्यार्थियों, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर वहीं बात करें वायु सेना दिवस तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वही बात करें हम नौसेना दिवस की, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो तीनों सेनाएं, इनका सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है, और इन तीनों सेनाओं का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। और जो थल सेना के प्रमुख है वर्तमान में वो कौन है? इसी प्रकार आपसे पूछा जाए वायुसेना के प्रमुख कौन है और नौसेना के प्रमुख कौन है, तो देखिए ये भी प्रश्न कई बार बन जाता है। तो थल सेना के प्रमुख है विद्यार्थियों मनोज पांडे, और वायुसेना के जो प्रमुख है वो कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। और जो नौसेना है उसके हेड कौन है वर्तमान में? तो आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार जी हैं। आगे देखो, इंडियन आर्मी डे मनाया गया अभी हाल ही में। ये दिन उस क्षण को मनाने के लिए मनाया जाता है जब लेफ्टिनेंट जनरल केएम करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले
कमांडर इन चीफ के रूप में फ्रांसिस बुचर से पदभार संभाला था। इसलिए 15 जनवरी 1949 वाली डेट को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष 15 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। फ्रांसिस बुचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से ध्यान रखना, तो इनका भी नाम याद रखना, फ्रांसिस बुचर से भी पर्सन बन सकता है। इस बार 15 जनवरी 2024 को भारत ने अपना 76वां, कौन सा नंबर हुआ, 76वां नंबर का सेना दिवस मनाया गया। देखिए ये कुछ जो डे होते हैं, इंपोर्टेंट डे होते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए कब कौन सा डे मनाया जा रहा है और कौन से नंबर का मनाया जा रहा है, ये भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हाल ही में 2025 में होने वाले जो 90 नंबर के एशियाई शीतकालीन गेम होंगे, उसका जो शुभंकर लॉन्च कर दिया गया विद्यार्थियों, बिनबिन और नीनी को, किसको, बिनबिन और नीनी को इसका शुभंकर नियुक्त कर दिया गया। तो पूछा जाएगा एशियाई शीतकालीन खेल 90 नंबर के जो होंगे 2025 में आयोजित होंगे, कब होंगे, 2025 में, अभी 24 चल रहा है, 2025 में आयोजित होंगे। इनका जो शुभंकर है, इनका मस्कट है, वो किसको बनाया गया, बिनबिन और नीनी को। तो ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, साल भर आपको ये याद करना है कि इसके मस्कट कौन है, कभी भी किसी भी एग्जाम में पर्सन यहाँ से बन सकता है। 9वां एशियाई जो शीतकालीन गेम है विद्यार्थियों, ये कहाँ पर होगा, तो ये चाइना में होगा। चाइना के किस प्रांत में होगा, तो हेइलोंग जियांग प्रांत में होगा। और स्थान का नाम पूछे हॉर्बिन, तो हॉर्बिन में होगा। ये कहाँ पर होगा, हॉर्बिन पूछा जा सकता है, हेइलोंग जियांग नामक प्रांत पूछा जा सकता है। जैसे भारत में राज्य होते हैं ना, उसी प्रकार चाइना में क्या होते हैं, प्रांत होते हैं। और शुभंकर जो बना दिए गए हैं वो तो इसको बना दिया गया है। इसी प्रकार विद्यार्थियों यहाँ का जो ऑफिशियल स्लोगन है वो ड्रीम ऑफ विंटर लव एमोंग एशिया। 19वां जो एशियाई खेल 2022 जो कि 2023 में आयोजित हुए थे, वो हुए थे हांगजोंग चीन में। उसके बारे में हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। 19वें नंबर के हुए थे वो, इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। एशियाई गेम्स 2022 जिनका आयोजन 2023 में हुआ, कहाँ पर हुआ, हांगजोंग चीन में हुआ। कौन से नंबर के थे, 19वें नंबर के थे। इसमें 28 गोल्ड और 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत ने 107 मेडल जीते थे। भारत ने मेडल कितने जीते थे, 107। इस बार भारत कौन से नंबर पे रहा, चौथे स्थान पे रहा। पिछली बार ये जो 18वें नंबर का जो एशियन गेम हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, जकार्ता में हुए थे, जकार्ता इंडोनेशिया में विद्यार्थियों। और भारत ने कितने मेडल जीते थे, 70। लेकिन इस बार कितने जीते हैं, 107 जीत लिए हैं। इसका आयोजक किसने कराया, ओशियन है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशियन के द्वारा इसका वो करवाया गया विद्यार्थियों। मोटो क्या था इसका, एवर ऑनवर्ड इसका मोटो था। इसी प्रकार पहली बार ये नई दिल्ली में 1951 में आयोजित हुए। उस समय भारत ने 51 मेडल जीते थे। कितने जीते थे, 51 बार। पिछली बार जकार्ता ये बता ही दिया, 2018 में 70 मेडल जीते, ये बता ही दिया। अगली बार जो होगा 20वें नंबर का, वो कहाँ पर होगा विद्यार्थियों, जापान में होगा। कब होगा, 2026 में। और जापान के कौन सी जगह पर होगा, नगोया में होगा। कहाँ पर होगा, नगोया में। इस बार टॉप पे रहा, अगर बात करें तो टॉप पे कौन रहा है, तो चाइना रहा। चाइना ने 383 टोटल मेडल जीते, उसमें गोल्ड 201, सिल्वर 111 और ब्रॉन्ज 71। इसी प्रकार दूसरा स्थान हासिल किया जापान ने, कुल 188 पदों के मेडल जीते विद्यार्थियों। 52 इसमें गोल्ड थे, 67 सिल्वर थे और 69 ब्रॉन्ज थे। तीसरा स्थान प्राप्त किया वो साउथ कोरिया का रहा, कुल मेडल जीते 190, 42 गोल्ड मेडल जीते, 59 सिल्वर मेडल जीते और 89 ब्रॉन्ज मेडल जीते। आगे देखो, हाल ही में CREA की रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्निहाट दिल्ली को पछाड़कर भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना। तो विद्यार्थियों पहले जो दिल्ली का नाम आ रहा था कि सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, दिल्ली है। लेकिन अब प्रदूषित शहर विद्यार्थियों किसको, अभी एक रिपोर्ट आई है CREA की, बर्निहाट को पहला नंबर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और बर्निहाट है कहाँ पर, मेघालय में। कहाँ पर है, मेघालय में है। देखिए विद्यार्थियों, अगर हम REA का पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम होता है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। तो इस रिपोर्ट के अनुसार, इसकी रिपोर्ट के अनुसार मेघालय वाला जो शहर है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित बन गया है। इस रिपोर्ट का महत्वपूर्ण क्षेत्र खतरनाक PM10 सांद्रता को रेखांकित करता है। आगे देखो, हाल ही में भारतीय और जापानी तटरक्षकों के बीच एक सहयोग काइजिंग नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है विद्यार्थियों। तो वो किसके बीच में हुआ है, भारत और जापान के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, ये चेन्नई के तट पर हुआ है। और 8 जनवरी से ये शुरू हो गया विद्यार्थियों। यह अभ्यास 2006 से हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के तहत दोनों के बीच चल रहे सहयोग का एक हिस्सा है। भारत और जापान के बीच होने वाले अन्य सैन्य अभ्यासों में
धर्मगोर्जियन है, तो धर्मगोर्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के मध्य होता है। वीर गॉर्जियन ये भी जापान और भारत के बीच में होता है। शिन्यू मैत्री ये भी किसके बीच में होता है, तो ये भी विद्यार्थियों भारत और जापान के बीच में होता है। और मैक्स ये भी भारत और जापान के बीच में होता है। अगला देखिए, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जिनका नाम माइकल देवव्रत है, उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। आरबीआई का नाम सुना है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास जी है, 25वें नंबर के हैं। लेकिन यह डिप्टी गवर्नर की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। देखते हैं, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा के लिए दूसरी बार 1 वर्ष का विस्तार कर दिया गया है। माइकल पात्रा को जनवरी 2020 में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन अब 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है इनका। आगे देखो, हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया विद्यार्थियों, अहमदाबाद में किया गया। और अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। इसका जो उद्घाटन है वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने किया। और 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक इसको मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति का पर्व महोत्सव यानी काइट फेस्टिवल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस बार पतंग महोत्सव के लिए 55 देशों के 153 पतंगबाजों ने हिस्सा लिया विद्यार्थियों। आगे है कि हाल ही में जो प्रिंस फ्रेडरिक थे वो अब विद्यार्थियों डेनमार्क के नए किंग बन गए हैं। तो डेनमार्क के नए किंग कौन बन गए हैं, फ्रेडरिक। तो अब इनका नाम हो जाएगा किंग फ्रेडरिक, क्योंकि पहले तो प्रिंस थे। ये जो यहाँ की महारानी है उन्होंने यहाँ से अपना पद त्याग दिया है और उनकी जगह पर इनका बेटा यहाँ का राजा हो जाएगा। और इनकी जो वधु है, इनकी पुत्रवधु, तो ये बन जाएगी रानी। तो ये हो जाएंगे राजा, ये हो जाएगी रानी, ठीक है, और ये राजमाता। तो महारानी मार्गरेट द्वितीय हैं, उसने पद छोड़ दिया है। क्राउन प्रिंस फेडरिक डेनमार्क के नए राजा बन गए हैं और उनकी पत्नी जिनका नाम क्राउन प्रिंसेस मैरी डोनाल्डसन है, वो यहाँ की रानी बन गई है। डेनमार्क के इतिहास में विद्यार्थियों पहली बार ऐसा हुआ 900 साल के इतिहास में जब कोई शासक रहते हुए उसने बिना मृत्यु के अपनी राजगद्दी छोड़ दी है, क्योंकि बेटे के हक में राजगद्दी त्यागी है। रानी मार्गरेट द्वितीय 52 वर्षों तक शासन करने के बाद ऐसा करके उन्होंने बताया है, मतलब ऐसा कर दिया है उन्होंने। आगे देखिएगा, हाल ही में अयोध्या ने सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। क्योंकि देखो वहां पर बहुत सारी लाइटिंग वगैरह की जा रही, क्योंकि आपको पता है 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन गुप्ता घाट से झुंझुनू घाट और नया घाट तक घाटों को जोड़ता है। अयोध्या में श्री राम मंदिर 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। ये बात मैं बता, आगे देखिएगा, हाल ही में भारतीय सेना 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगी। तो भारतीय सेना 2024 को किसके रूप में मनाएगी, प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष। हर साल ये एक किसी किसी टाइटल पर किसी मुद्दे को ऐसे रखकर उसको अपना वर्ष घोषित करती है। तो इस बार सेना के पहले 25 और आर्मी मोबाइल भारत वर्जन यानी कि संभव हैंडसेट शामिल कर लिए गए हैं, जिनमें मल्टी लेयर एनक्रिप्शन और 5G के अनुरूप है। अब तक 74,000 करोड़ की 37 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इससे पहले भारतीय सेना ने 2023 में परिवर्तन का वर्ष, इसका विद्यार्थियों परिवर्तन का वर्ष यानी कि ईयर्स ऑफ चेंज घोषित किया गया था। तो 2023 वाला जो वर्ष था उसको तो परिवर्तन का वर्ष यानी कि ईयर्स ऑफ चेंज घोषित किया गया था। लेकिन अब 24 को कौन सा वर्ष घोषित कर दिया गया है, प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, यानी टेक्नोलॉजी में थोड़ा ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेगी। भारतीय थल सेना चर्चा में आ गया, तो लेफ्टिनेंट जनरल कौन अभी बताया मैंने आपको, मनोज कुमार पांडे। भारतीय थल सेना का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है और ये अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। और अभी मनाया इसने कौन से नंबर का, 76वें नंबर का मनाया, इसी वीडियो में मैंने चर्चा की। इसके अलावा भारतीय सेना कब कब चर्चा में रहा है, तो भारतीय सेना के मानेकशा सेंटर नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवेद 2023 का आयोजन किया गया, उस समय चर्चा में रहा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल स्थापित की गई, उस समय भी भारतीय सेना चर्चा में रही। और भारतीय सेना के द्वारा ही दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद, ये डबल हो गया विद्यार्थी, रिपीट हो गया। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार मिला। इसी प्रकार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया, उस समय चर्चा में रहा था 2023 में। भारतीय सेना कैम्ब्रियन पेट्रोल सैन्य अभ्यास 2023 में गोल्ड मेडल जीती, उस समय भी भारतीय सेना चर्चा में रहा था।
आगे देखिएगा विद्यार्थियों, एक अवार्ड दिया गया भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ। देखिए, हाल ही में सविता कंसवाल को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा तेंजिंग नोर्गे सम्मान से सम्मानित किया गया। तो तेंजिंग नोर्गे सम्मान अभी हाल ही में किसको मिला है? सविता कंसवाल को मिला है, जिनको मरणोपरांत, मतलब ये है विद्यार्थियों सविता जी, तो इनका निधन हो चुका है, ये अभी जीवित नहीं है, मरने के बाद में इनको दिया गया। तो मरने के बाद में जो इनके पिताजी है, ये वाले के पिताजी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये सम्मान दिया गया। जिस समय ये सम्मान दिया जा रहा था तो उस समय इनकी आंखें नम थी, आंखों से आंसू आ रहे थे विद्यार्थियों, क्योंकि बेटी जिनका नाम सविता कंसवाल है, उनका निधन हो चुका है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव की बहादुरी पर्वतारोही थी, मतलब पर्वतारोही थी, भूस्खलन की वजह से इसका देहांत हो गया था। सविता कंसवाल ने 16 दिनों की आश्चर्यजनक अवधि के भीतर माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू दोनों का फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनकर इतिहास बनाया था उस समय विद्यार्थियों। के अलावा 4 अक्टूबर 2022 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के द्वारा भेजी गई टीम के सदस्य के रूप में जो सविता कंसवाल का डांडा चोटी पर चढ़ने का प्रयास करते समय सविता हिमस्खलन यानी भूस्खलन जो होता है चपेट में आ गई थी और उनकी मृत्यु हो गई विद्या। तो जब इनको मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में अभी इनको सम्मानित किया गया मरणोपरांत। हाल ही में रियर एडमिरल उत्पल कुंडू को दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। विद्यार्थियों देखिए, अब भारतीय नौसेना चर्चा में आ जाती है तो इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। एडमिरल तो कौन है? आर हरि कुमार है। नौसेना दिवस मनाया जाता है, बताया था मैंने 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना विश्व की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य क्या है? सम नो वरुण। ठीक है। नए वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को बनाया गया। उप प्रमुख तरुण सोबती। और भारतीय नौसेना का जनक किसको कहा जाता है? तो 17वीं शताब्दी में मराठों को कहा जाता है। मराठों में व्यक्तिगत नाम आया छत्रपति शिवाजी को। इतिहास में देखे सबसे पहले भारत में नौसेना कौन से वंश के पास थी? तो चोल वंश के पास थी। किसके पास थी? चोल वंश के पास थी। विद्यार्थियों, आज का जो मोटिवेशनल कोड है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, तो हमेशा आप मेहनत करते रहिए, आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ आज की क्लास हमारी ऑफ होती है। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू मित्र।